भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए वरना हार्ट फेल हो जाए। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो इस महान नॉन बायोलॉजिकल इंसान के लिए है, तो इसे स्किप मत करिएगा। क्यों बे? क्यों? क्योंकि जब मुझे पता चला कि नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी का 75th बर्थडे है, तो मैं सोचा मोदी जी को कुछ गिफ्ट दे देता हूँ। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जन्मदिन मनाता भी नहीं। नहीं, गिफ्ट तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन मोदी जी, किस चीज का कमी है आपके पास? क्या गिफ्ट दूं? मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अच्छे विपक्ष का अभाव ही मैं कमी महसूस करता हूँ। तो मोदी जी का ये बताने पर कि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी कमी एक अच्छे ऑपोजिशन की है। अब मैंने डिसाइड किया है कि आई ट्राई टू बी द ऑपोजिशन ही नीड्स एंड गिफ्ट हिम अ वीडियो व्हिच हैज एक्सट्रीमली डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिसिज्म ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। मोदी के एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। क्यों बे? क्यों? इससे कमियां दूर होती है, अच्छाइयां उभर करके धीरे धीरे डेवलप होती है। और इसीलिए मैं मोदी जी को कॉन्स्टेंटली अपने वीडियोस के थ्रू क्रिटिसाइज करता रहता हूँ, ताकि वो अपने कमियों को दूर करके अच्छाइयों को डेवलप कर पाए। You're right. और इसलिए मेरी हर वीडियो पब्लिश होने के बाद विदाउट फेल मोदी जी ने मुझे हमेशा याद दिलाया है कि आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में कंपाइल की है मोदी जी के कुछ गोल्ड माइन मोमेंट्स। और होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आप मोदी जी के रियलिटी अच्छी तरीके से जान जाएंगे और आपको असली मोदी के दर्शन होंगे। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। और थ्रू ए सेंस मोदी जी की दर्शन करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि पिछले 11 सालों से कंप्लीट मीडिया कंट्रोल के थ्रू मोदी जी की एक बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड इमेज हमारे सामने पेश की गई है। तो मुझे देश के सामने आपको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। इट इज माई ड्यूटी टू एजुकेट द पीपल। और लोगों को एजुकेट करने की इस एफर्ट में मैंने कंपाइल की है द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम मोदी जी's एंटायर पॉलिटिकल करियर। कोशिश मैंने भारी की, मैंने काफी समय लगाया इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं एपिक काउंटडाउन विद द मोमेंट जो हमेशा मेरी यादों में रहेगी, बिकॉज कनाडा में दी गई मोदी जी की ये 2015 की स्पीच लिटरली चेंज्ड माय लाइफ, स्पेशली दिस पार्ट जहां वो क्रांति लाने की बात करते हैं। ऊर्जा क्रांति करनी है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बहुत मुबारक। मानना पड़ेगा मोदी जी, इंटरनेशनल बेइज्जती करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो आप। तो यही तो मेरा काम है। और इसी काम के लिए अक्का पॉलिटिशियंस एक तरफ और आप एक तरफ। आई रियली लव यू मैन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए चलते हैं गोल्ड माइन मोमेंट नंबर 2 की तरफ, व्हिच इज 2 more epic slips of tongue by आदरणीय मोदी जी। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये क्या बोले मैं समझा नहीं। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब स्पीच में की गई कुछ ऐसी गलतियां जो अगर राहुल गांधी ने करी होती तो एनसीईआरटी की बुक्स में आज उसके चैप्टर छाप गई होती। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. ये क्या बोले मैं समझा नहीं। Investigating in a girl child. और इसे कहते हैं फ्रोडियन स्लीप अल्ट्रा प्रो मैक्स, which takes us to moment number 3, the Snoopgate scandal of Amit Shah and Modi ji. कोबरा पोस्ट और गुलेल.com इन 2 खोजी वेबसाइटों ने पर्दाफाश किया है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने एक महिला की जासूसी की है। मतलब गुजरात के सीएम रहते मोदी जी पर एक जवान लड़की को स्टॉक करने का एलिगेशंस लगे थे, और ये एलिगेशंस लगाए थे गुजरात के एक बहुत ही हाई रैंकिंग आईएएस ऑफिसर ने। मैं उस वक्त डीएम भुज था, तो स्टेज के ऊपर इनको पहली बार मुख्यमंत्री से इंट्रोड्यूस करा गया। इस दिन को हिल गार्डन का इनॉग्रेशन था। तब तक इस लड़की को मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि हर बात बताती थी। जब इसने मुझे कुछ एसएमएस दिखाए, बिल्कुल फ्रिवलस एसएमएस थे, मतलब मुख्यमंत्री के पास ऐसे एसएमएस भेजने का टाइम भी होगा ये भी कोई सोच नहीं सकता है। और इस घटना की न्यूज सबसे पहले विद एविडेंस तब बाहर आई जब गुजरात में चल रहे फेक एनकाउंटर केसेस में एक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया, और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऑडियो टेप्स सामने आई, जहां तब की गुजरात होम मिनिस्टर अमित शाह इस पुलिस ऑफिसर से उस लड़की पर चल रही जासूसी की मिनट की खबर ले रहे थे। The Gujarat police apparatus used its sweeping powers to rigorously monitor every private moment, every personal conversation. Strict orders were given to closely observe and profile all those who met her. Shah was particularly interested in knowing the men that Madhuri was meeting. Shah even wanted to know who Madhuri was dating or planning to get engaged to.
इन टेप्स में रिकॉर्ड हुई कई घंटों की कॉन्वर्सेशंस में अमित शाह बार बार एक साहब का नाम ले रहे थे, जिनके कहने पे इस लड़की की लाइफ की छोटी सी छोटी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। Listening to the conversations, it appears that as far as the people involved in the operation were concerned, there was no confusion as to who this Sahib was. On Snowcake, my question to you is, you have worked with Amit Shah for a very long time. Do you believe the voices that of Amit Shah? जो आज छोकरो जो आओ ना जी 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 सर सर को ध्यान दे बिल्कुल बिल्कुल तो શું સાહેબ ને માહિતી તો મળે જ છે પછી આપણો બધું છિદ્રો દેખાય जी जी सर Can you identify that voice as his voice in the tapes? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। What is your view? स्नोकेट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आपको इंटरव्यू नहीं देते। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। और सरप्राइजिंगली मोदी जी अकेले इंसान नहीं थे जो अपने डिफेंस में आए। खुद स्टॉक की गई लड़की के फादर ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि उन्होंने खुद मोदी जी को अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए कहा था फॉर सिक्योरिटी रीजन, और वो भी कोई रिटर्न एप्लीकेशन या ऑफिशियल मींस के थ्रू नहीं, बल्कि सीएम मोदी को एक बार ओरली कहा था। तो मेरे हिसाब से दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो वो मोदी जी के बेस्टी थे या उस लड़की के फादर मोदी और शाह के पावर से डरे हुए थे। पूरा ही डरा हुआ महकमा है गुजरात में, एंड आई कैन से दिस ऑन ओथ। ये जो गुड गवर्नेंस की जो बातें हैं बिल्कुल गलत बातें हैं। देयर इज नो गुड गवर्नेंस, देयर इज गवर्नेंस ऑफ फियर, डर की गवर्नेंस है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट विशियस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। अब मोदी जी के गुजरात मॉडल के सबसे खतरनाक रूप तो 2002 के एंटी मुस्लिम वायलेंस पे देखने को मिला था, जहां पर 3 दिनों में 1000 से लेके 2000 भारतीय मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया गया। गुजरात की एक सीनियर पुलिस ऑफिसर और एक सीनियर एक्स बीजेपी मिनिस्टर ने इस वायलेंस में मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप लगाया था, पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का जजमेंट अपहोल्ड करते हुए मोदी जी को क्लीन चिट दे दी, ये कहते हुए कि उनके अगेंस्ट कुछ क्लियर एविडेंस नहीं मिला। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे केस का सबसे मेमोरेबल मोमेंट तब सामने आया था जब एक स्टिंग ऑपरेशन में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी यानी संघ परिवार के डिफरेंट मेंबर्स ने न ही सिर्फ वायलेंस पे अपना रोल बताया, बल्कि मोदी जी ने इस राइट में कैसे साथ दिया, उनका रोल्स को क्लियरली अप्रिशिएट किया। जो गुजरात में नरेंद्र भाई ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। जो 20-25 साल से हमारी नजरों में जो लोग थे उनको चुन चुन के मारा है। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो, कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो काटो जला दो। एक को प्रेग्नेंट थी, उसको हमने चीर दिया था जेल में। आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते। अब हो सकता है कि नरेंद्र भाई ने शायद खुद को भी ऐसे ही छुड़वाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो बिल्कुल इनोसेंट हो और ये संघ परिवार के लोग स्टिंग ऑपरेशन में सरासर झूठ बोल रहे हो। 2002 में ऐसा किया वैसा किया, ठीक लगा। तो मुझे लगता है कांग्रेस के दिमाग में मुस्लिम वोट बैंक है। मीडिया के भी जो हमारे सेकुलर फौज है, कुछ लोगों को उसी बातों को लेकर के विदेशों से पैसे मिलते हैं। जो उन्होंने किया है ना, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा। 3 दिन का मोहलत दिया था, 3 दिन में जो कुछ करना करो। हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। आपको लगता नहीं कि आपको अब समय आ गया है, आप भी माफी मांग लें? ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज के लिए पश्चाताप करना है? जवाब देंगे आप। पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी माफी मांगने वाले सवाल के कभी जवाब नहीं दिया। He has told the nation to never forgive him. अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। ये क्या बोले, मैं समझा नहीं। चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए। तो अगर आपको ये डायलॉग सुना लग रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि यही चौराहे पे खड़ा करके सजा देने वाली लाइन मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन के डिजास्टर को डिफेंड करते हुए यूज किए थे। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।
चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। अब मोदी जी हमेशा ये सऊदी स्टाइल ऑफ जस्टिस यानी चौराहे पे सजा देने वाली अनाउंसमेंट कर तो देते हैं, पर उसके बाद अपने गलती मानने से ही बिल्कुल इनकार कर देते हैं। नोटबंदी के बाद यूपी का चुनाव हमारे विरोधी नोटबंदी के मुद्दे पर लड़े थे और यूपी की जनता ने उनको ऐसे मुंह की थप्पड़ मारी है कि नोटबंदी का नाम नहीं लेते। सर, आपने कहा कि ब्लैक मनी पर बहुत बड़ा अंकुश लगा, फिर लोग इस चुनाव को देखते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ईडी को रेड देखते हैं और तमाम जगह पे ब्लैक मनी रिकवर हो रही है। कहते हैं मोदी जी ने तो कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, फिर ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं बताता हूँ। डिमोनेटाइजेशन में जो 500 और 1000 की करेंसी बैन की गई थी, उसमें से 99.3% बैन करेंसी बैंक में वापस आई थी। मतलब मोदी जी ने 86% ऑफ कैश इन इकोनॉमी बैन करने के बाद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 0.7% ब्लैक मनी साफ किया। हर कोई हंसते हुए चेहरे बोल रहा है, नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। फिर किसी दोस्त को फोन करता है, यार कोई रास्ता है? फिर वो कहता है, यार मोदी जी है, सारे रास्ते बंद कर दिए। तो मोदी जी ने ब्लैक मनी के सारे रास्ते बंद करने की जगह एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और इसलिए जहां नोटबंदी की अपनी पहली अनाउंसमेंट में उन्होंने 78% ब्लैक मनी की बात की थी और 22% फेक नोट्स की, वही अपनी 20 दिन वाली स्पीच में मोदी जी ने पूरा फोकस ब्लैक मनी से हटाकर डिजिटल पेमेंट्स पे कर दिया और इसलिए उनका 73% फोकस इस बार कैशलेस पेमेंट में था। If you wanted to digitize, if you wanted people to use less cash, you could have asked them nicely. You didn't have to shock the system and kill civilians in order to get people to start using Paytm. नहीं मोदी जी ने अच्छा किया, अच्छा किया। पर मोदी जी ने तो सबसे अच्छा तो एक्चुअली ये किया कि देश को 50 दिन का गाजर पकड़ा के ये मुद्दा हमारे देश की कलेक्टिव मेमोरी से ही वाइप आउट कर दिया। मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? क्या भक्ति है, क्या आस्था है। तो मित्रों, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ मोदी जी गोल्ड माइन मोमेंट्स वीडियो। पार्ट 1 में कवर्ड है कुछ गोल्ड माइंस, बाकी गोल्ड माइन मोमेंट्स आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। और आपने रिसर्च करके काफी कुछ कंपाइल किया है। मेरा ओरिजिनल आइडिया तो यही था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे गोल्ड माइन मोमेंट्स होंगे, पर मोदी जी आपका इतना कांड है कि सब बनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मुझे धीरे धीरे पता चला कि इतने बड़ी वीडियो बनाने में कितना टाइम और एफर्ट्स लगता है और मैं इस चैनल पर अकेला काम करता हूँ, इसलिए प्रोसेस एंडलेस होता जा रहा था। क्योंकि अपने प्रोजेक्ट में आप ही राइटर, आप ही डायरेक्टर, आप ही प्रोड्यूसर, आप ही एडिटर, यानी आपको ही सब कुछ करना होता है। और अगर आप ये वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए, then I'm sure you must have also realized that This takes a lot of time, energy, effort. So I'm grateful for your time. तो फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। Till then, Big thank you for being here. मित्रों, भाइयों और बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप शेयर करें, आप लाइक करें, आगे बढ़ाएं। तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। नमस्कार।